नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुज जैन, पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भोपाल से। आज जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर के आया हूँ वो मैं ये कह सकता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग टुडे। जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे वो है ओबेसिटी एंड इट्स रीजंस। तो हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन है उसने दो चीज़ों के बारे में बहुत ख़ास डिस्टिंक्शन हासिल करी है। वो है इंडिया हैज़ बिकम द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया हैज़ बिकम द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये दोनों डराने वाले तथ्य हैं। तो आज हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया में डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी, जो कि दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड चीज़ें हैं, ये क्यों इतने ज़्यादा रैम्पेंट होती चली जा रही हैं। तो सबसे पहले चीज़, इसके बारे में बात करने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हमारे शरीर में बैक्टीरियाज़ होते हैं एंड देयर आर लगभग 100 खरब बैक्टीरिया से बना हुआ हमारा शरीर है। और ये जो बैक्टीरियाज़ हैं ये दो तरीके के होते हैं, गुड बैक्टीरियाज़ एंड बैड बैक्टीरियाज़। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जो गुड बैक्टीरियाज़ होंगे वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होंगे और जो बैड बैक्टीरियाज़ हैं वो हमें बीमार बनाते हैं। तो हमारे लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं, लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, हमारे खान पान से रिलेटेड है, जिसकी वजह से जो गुड बैक्टीरियाज़ हैं, जो हमारे साथ में एक सिम्बायोसिस का रिलेशन रखते थे, समन्वय का रिश्ता रखते थे, वो धीरे धीरे करके कम होते चले जा रहे हैं। और क्योंकि ये जो अच्छे बैक्टीरिया थे ये हमारे स्वास्थ्य के प्रहरी थे, तो इनकी गैर हाज़िरी में जो पैथोलॉजिकल बैक्टीरियाज़ होते हैं, मतलब हमको बीमार करने वाले बैड बैक्टीरियाज़ होते हैं, उनका नंबर जो है वो हमारे शरीर में बढ़ता चला जा रहा है। और इसी के कारण से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें से ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ आर वन ऑफ द फ्यू वेरी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो लेट्स सी हम अपनी लाइफस्टाइल में और अपने खान पान में क्या गड़बड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा माइक्रोबायोम, ये एक टर्म होता है माइक्रोबायोम, जो कि डिनोट करता है हमारे शरीर में रहने वाले बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी को। तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस माइक्रोबायोम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो उसमें तो जैसे मैंने अभी तक के 3 वीडियोस में स्ट्रेस किया है कि तनाव या स्ट्रेस हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है और हमारे जीवन के साथ में ये हमारे माइक्रोबायोम को भी ख़राब कर रहा है। और स्ट्रेस के साथ में बहुत साथ में ही जुड़ी हुई चीज़ है पुअर स्लीप क्वालिटी। तो अगर हम तनाव में हैं तो हमारी स्लीप क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, और स्लीप क्वालिटी अच्छी ना होने के कारण हमारे शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स सिक्रीट होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा माइक्रोफ्लोरा है, माइक्रोबायोम है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। देन सीडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण से ओबेसिटी बढ़ती है। इसमें समझने में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो क्योंकि हमारी जीवन जो है वो धीरे धीरे आसान होता चला जा रहा है, हर चीज़ मशीन से होती जा रही है, घर बैठे हमको सामान मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं हम ओवरडू कर जाते हैं, चीज़ों को ओवर कंज्यूम कर जाते हैं और हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो कम पे कम होती चली जा रही है। इस वजह से भी हमारा जो माइक्रोफ्लोरा है, हमारे शरीर में जो गुड बैक्टीरियाज़ हैं, उनका संख्या और डाइवर्सिटी कम होती चली जा रही है। देन हमने बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स लेना शुरू किया है, जैसे कि मैदा। हम बहुत सारे चीज़ें हैं जैसे कि बिस्किट्स है, केक्स है, इन सारी चीज़ों का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं और इनमें जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है वो रहता है मैदा। तो बहुत ज़्यादा मैदा खाने से भी हमारा जो गट बायोम है, इंटेस्टाइन में रहने वाले जो बैक्टीरियाज़ हैं वो ख़राब होते हैं। देन हमारे जो डाइटरी फाइबर्स हैं
डाइटरी फाइबर्स भी हमारी डाइट में कम होते चले जा रहे हैं। हमारी जो बाहर से आने वाला आटा, पैक्ड आटा है, पैक्ड आटे में से जो फाइबर वाला कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट निकल जाता है। जो आटा हमारे पास में आता है वो मैदे से मिलता जुलता, काफ़ी हद तक मैदे से मिलता जुलता होता है। इसकी रोटी बहुत स्वादिष्ट बनती है, बहुत सॉफ्ट बनती है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक और बहुत ही परेशान करने वाला तथ्य है कि हम अपना शुगर कंजम्पशन जो है वो दिन पर दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक रीसेंट आर्टिकल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि शुगर हैज़ बिकम वन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ अब्यूज़ेस। जिस तरीके से नशीले पदार्थों का अब्यूज़ होता है, उसी तरीके से शुगर का भी लोग आजकल अब्यूज़ करने लगे हैं। मतलब कि कंजम्पशन जो है वो सेफ़ लिमिट से बहुत ज़्यादा जा रहा है। और ये चीज़ हम अपने रूटीन एक्टिविटीज़ में देख भी सकते हैं। पहले मिठाई जो होती थी घर में वो किसी एक ओकेजन पे आती थी या बनती थी, लेकिन आज के समय में हम किसी ना किसी फॉर्म में शुगर कंटेंट को अपना बढ़ाते चले जा रहे हैं। और मैक्सिमम ये शुगर कंटेंट है हमारे केक्स एंड बेकरीज के प्रोडक्ट से। तो बेकरी प्रोडक्ट्स में मैदा भी है और शुगर भी है और फैट भी है। तीनों चीज़ें मिल करके हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरी चीज़, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हम अगर नेचुरल शुगर नहीं ले रहे हैं तो उसकी जगह हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले सकते हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे शुगर फ्री वगैरह है, ये भी हमारे गट के माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचाता है। देन हमने क्योंकि हमारे धीरे धीरे करके स्ट्रेस की वजह से हमारी इम्यूनिटी कम होती चली जा रही है, तो हमारा एंटीबायोटिक्स का जो यूजेज है वो बहुत बढ़ रहा है। एंटीबायोटिक्स के यूजेज के कारण से भी हमारे जो गुड बैक्टीरियाज़ जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एंटीबायोटिक्स को, और जो बैड बैक्टीरियाज़ हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक्स को। जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो गुड बैक्टीरियाज़ ख़त्म होते हैं, लेकिन बैड बैक्टीरियाज़ वहीं पे रहते हैं। और जब गुड बैक्टीरियाज़ कम हो जाते हैं तो उनकी जगह ले लेते हैं बैड बैक्टीरियाज़। और इसी के साथ में एक और चीज़ है कि हम जब तनाव में होते हैं तो हमको कई बार एसिडिटी का सामना करना पड़ता है। और एसिडिटी के लिए हम बहुत सारे एंटासिड टैबलेट्स लेते हैं, जिसमें से कि पेंटोप्राजोल जो है वो पेंटॉप 40 जो है वो हर किसी के ज़बान पे चढ़ा हुआ नाम है। तो इसकी वजह से भी हमारा गट का माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होता है। देन एक और चीज़ कोविड टाइम के बाद से निकल करके आई है, टू मच यूज़ ऑफ सैनिटाइज़र्स। हम हर जगह पे अपने साथ में सैनिटाइज़र रखने लगे हैं, हर समय सैनिटाइज़र लगा करके खाना खाते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारे जो माइक्रोफ्लोरा है, माइक्रोबायोम है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। देन एक और चीज़ है जिसका कि रास्ता मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए, वो है हाई कंटेंट ऑफ पेस्टिसाइड्स इन आवर फूड। इसके लिए मैंने एक रास्ता निकाला है अपने लिए, टेरेस गार्डनिंग के माध्यम से, जहाँ पर मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं किस मीडियम में उगी हुई सब्जियाँ खाऊँगा, पेस्टिसाइड उसमें होंगे या नहीं होंगे, इंसेक्टिसाइड्स होंगे या नहीं होंगे, फर्टिलाइज़र्स होंगे या नहीं होंगे। तो आप भी इस चीज़ के ऊपर अपना डिसीजन ले सकते हैं और टेरेस गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं। तो अभी तक हमने बात करी कि जो फैक्टर्स हैं जो कि माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब कर रहे हैं वो क्या हैं। अब हम बात करते हैं, एक बार जब माइक्रोबायोम हमारी गट का, हमारे आंतों का डिस्टर्ब होता है तो फिर उसकी वजह से होता क्या है। तो जब हम कोई खाना खाते हैं तो वो खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो अगले दिन लैट्रिन के रूप में निकल जाता है। लेकिन जब हमारा अंदर का बैक्टीरिया का सिस्टम गड़बड़ होता है, इन्वायरमेंट गड़बड़ होता है, तो फिर ये जो डाइजेशन होता है ये भी थोड़ा सा गड़बड़ होने लगता है। जिस हद तक नॉर्मल गुड बैक्टीरियाज फूड को डाइजेस्ट करते हैं, जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं उसको और भी ज़्यादा अग्रेसिवली डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं। और इस अग्रेसिव डाइजेशन की वजह से कुछ टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं गट में, जो कि गट की म्यूकोसा, जो अंदर की लाइनिंग होती है, उसको डिस्टर्ब करते हैं। और उसकी वजह से वो जो गट की लाइनिंग है वो लीकी हो जाती है और जो अंदर टॉक्सिन्स हमारे लैट्रिन के साथ में निकल जाना चाहिए थे
वो टॉक्सिन्स खून में एब्जॉर्ब होकर के हमारे शरीर में दुष्प्रभाव दिखाते हैं। तो और दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये जो टॉक्सिन्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये यूजुअली शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के फॉर्म में होते हैं। और फैटी एसिड्स ये जब शरीर में पहुँचते हैं तो फिर ये जाकर के लिवर में अपना घर बनाते हैं और हमें फैटी लिवर डेवलप हो जाता है। और हमारे शरीर जो खून है, खून में फैटी एसिड्स जब ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो वो जब आप लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो उसमें ट्राइग्लिसराइड के रूप में, बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड के रूप में नज़र आते हैं, और इसका हार्ट अटैक्स के साथ में बहुत गहरा नाता है। तो ये हमने समझ लिया कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब करते हैं, और माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होने से होता क्या है। तो इसके ये कैसे पता चलेगा कि हमारा इंटेस्टाइन का माइक्रोबायोम डिस्टर्ब्ड है। तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे पेट का फूलना, गैस बनना, गंदी गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, कॉन्स्टिपेशन के साथ कभी डायरिया हो जाना, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाना, पेट में दर्द बना रहना। देन अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, जैसे मैंने बताया कि जब बैक्टीरिया गड़बड़ होते हैं तो हमारे शरीर में जितना फ़ैट एब्जॉर्प्शन होना चाहिए उससे ज़्यादा फ़ैट एब्जॉर्प्शन होने लगता है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो हैं वो ज़्यादा अंदर एब्जॉर्ब होने लगते हैं। तो इसके कारण से वज़न भी अनएक्सप्लेन्ड रूप में बढ़ता है। लोग खाते कम हैं लेकिन वज़न जो है उनका कम नहीं होता। साथ में कुछ स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे एक्जिमा वगैरह। देन इसकी वजह से, क्योंकि जो गट में से निकल करके अंदर पहुंच रही हैं चीज़ें, वो टॉक्सिन्स हैं, तो उसकी वजह से इम्यूनिटी के ऊपर भी बहुत ख़राब प्रभाव पड़ता है, और बार बार लोगों को फीवर आता है और इन्फेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक्स का और भी ज़्यादा प्रयोग करते हैं। शरीर में जगह जगह पर दर्द बने रहना, शरीर में थकावट का महसूस होना, काम करने की इच्छा ना होना, मूड स्विंग्स होना, एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन होना, ये सारी चीज़ें भी जब गट का माइक्रोबायोम डिस्टर्ब होता है तो ये सारी चीज़ें भी बहुत कॉमनली होती हैं, और अक्सर ये अनएक्सप्लेन्ड रह जाती हैं कि उसका कोई कारण नहीं मिलता, क्योंकि कारण हमारे खान पान में था। तो अब बात करते हैं कि अगर ये लक्षण आपको हैं या आपका गट माइक्रोबायोम डिस्टर्ब्ड है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होगा, बिकॉज हम आजकल कुछ भी उठा करके खाने लगे हैं और कितना भी मात्रा में खाने लगे हैं। तो इस गट माइक्रोबायोम जो डिस्टर्ब्ड हो गया है, तो इसको ठीक कैसे किया जाए। इसको ठीक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हमको अपना स्ट्रेस लेवल कम करना पड़ेगा। नाउ इट इज़ नॉट एन ऑप्शन टू रिड्यूस स्ट्रेस, इट इज़ नॉट लग्जरी, इट इज़ मैंडेटरी। अब ये ज़रूरी हो गया है कि हम स्ट्रेस, अगर हम अपनी जीवन की लॉन्गेविटी चाहते हैं, हम जितना समय तक नॉर्मली जीना चाहिए हम उतना समय तक जीना चाहते हैं, और साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं, तो हमको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए तरीके सीखने पड़ेंगे, जिसमें कि योग प्राणायाम जो है उसके इनकॉर्पोरेट किए बिना स्ट्रेस मैनेजमेंट अधूरा हमेशा रहेगा। दूसरी चीज़, हमको स्लीप अपना रेगुलर करनी पड़ेगी। शुगर इंटेक एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इंटेक जो है वो कम से कम करना पड़ेगा। एंड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सीरियल्स में जो हम अनाज खाते हैं, अनाज में रोटेशन लाएं। कभी हम गेहूं खाएं, कभी हम चावल खाएं, कभी हम मिलेट्स, श्रीधन्य करके जो मिलेट्स हैं, 5 मिलेट्स का संग्रह है, ये हमको अपनी डाइट में डालने से हमारा गट माइक्रोबायोम बहुत बेहतर होगा। देन स्ट्रेस की वजह से होने वाली एसिडिटी, उसको हम स्ट्रेस मैनेज करें, ना कि एंटासिड्स खा करके। देन एंटीबैक्टीरियल सोप्स को हाथ धोने के लिए इस्तेमाल ना करें, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल कम से कम करें। नॉर्मल सोप का इस्तेमाल करें, लेकिन एंटीबैक्टीरियल जो मेडिकेटेड सोप्स होते हैं उनका इस्तेमाल कम करें। हमको अपने डाइट में फाइबर इंटेक बढ़ाना है, जो कि सैलेड्स के रूप में बढ़ाना पड़ेगा। देन फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो हमारे गट के लिए अच्छे होते हैं, जैसे कि छाछ। तो हमको अपने खाने के साथ में छाछ का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। देन ग्रीन टी हैज़ गॉट पॉलीफिनॉल्स इन इट। पॉलीफिनॉल्स हैव अ वेरी सूदिंग इफेक्ट ऑन द गट म्यूकोजा।
गट को अच्छी, अब हमारी आंतों को अच्छी लगती है ग्रीन टी में होने वाले पॉलीफिनॉल्स। तो चाय की जगह हो सके तो ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। देन रेगुलर बेसिस पर प्रोबायोटिक मेडिसिन लें। प्रोबायोटिक मेडिसिन ये गुड बैक्टीरियाज का टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, जैसे कि एक नाम है स्पोरोलैक। स्पोरोलैक को हम रेगुलर बेसिस पर लेते रहें, हर 15 दिन में या हर हफ्ते 1 या 2 टैबलेट्स इसकी लेते रहें, तो उससे हमारे जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनकी मात्रा बनी रहेगी। देन प्रीबायोटिक्स मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें, खाने की ऐसी चीज़ें जिनमें कि फाइबर कंटेंट इस तरीके का होता है जो कि हमारे गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो उसमें बनाना जो है वो एक गुड प्रीबायोटिक का काम करता है। बनाना के फाइबर से हमारे गट के जो माइक्रोफ्लोरा है उसको पोषण मिलता है और वो अच्छा तंदुरुस्त होता है। तो गट का माइक्रोफ्लोरा अगर तंदुरुस्त होगा तो हमारी गट भी, हमारी इंटेस्टाइन भी तंदुरुस्त होगी। तो ये कुछ कारण और निवारण थे हमारे खान पान से रिलेटेड और ओबेसिटी के कुछ रीज़न्स। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।